नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। यात्रियों की एंट्री को लेकर अब डीएम को अधिकार दे दिए गए हैं और यात्रियों का तत्काल रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद भी कई यात्री दर्शनों को नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लिहाजा अब उनकी जगह पर नए यात्रियों को एंट्री दी जाएगी। चारधाम की रिव्यू मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा में हाईकोर्ट ने यात्रियों की संख्या निर्धारित की है। अभी चारों धामों में कुल 2800 यात्री जा सकते हैं और इसमें 15 अक्टूबर तक कोटा फुल है। अब जो यात्री वापस भेजे जा रहे हैं उन्हें इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी और चार धाम में एंट्री मिल सकेगी। और हरीश रावत ने चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जितने लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनसे आधे भी चारधाम नहीं आ पा रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि सरकार कोर्ट का बहाना बना रही है, जबकि हाईकोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि उनकी व्यवस्था बेहतर हो। हरीश रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा को हतोत्साहित कर सरकार लोगों की आजीविका और आस्था से खिलवाड़ कर रही है। और वही इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि चारधाम यात्रा में ई पास व्यवस्था भी लोगों के लिए सिरदर्द बनी है। फिलहाल चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को देवस्थानम बोर्ड स्मार्ट सिटी पोर्टल 2 जगह पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता है और कई बार सर्वर डाउन की समस्या आने से लोग परेशान हो रहे हैं। बता दें कि धामों में सीमित संख्या में दर्शन की परमिशन है, जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में बिना दर्शन किए ही वापस लौटने को मजबूर है। तो ई पास व्यवस्था अब सिरदर्द बन गई है, क्योंकि दो साइटों पर लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, चारधाम यात्रा तो शुरू हो गई, लेकिन दुश्वारियां जो हैं अभी भी जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कम नहीं हुई है। तो किस तरह की परेशानी है और इस परेशानी का समाधान किस तरह से हो, इसके लिए अब राज्य सरकार क्या करेगी? क्योंकि हमने देखा कुछ व्यवस्थाएं बनाने की बात हो रही है। देखिए नीलू, चारधाम यात्रा पर जो भी यात्री आएगा उसके लिए प्रोटोकॉल दिया गया है कि वो स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसके साथ ही ये तो राज्य में एंट्री के साथ ही आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन जब आप धामों में जाएंगे, चाहे गंगोत्री धाम हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या यमुनोत्री धाम, उसके लिए देवस्थानम बोर्ड की साइट पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको ई पास जारी होगा, तब जाकर आप संबंधित धाम की यात्रा कर पाएंगे। लेकिन टेक्निकली जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जो दिक्कत आ रही है, कई जगह आपको जो ग्राउंड जीरो पर है वहाँ पर पोर्टल में कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि चाहे वो केदार घाटी हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे उत्तरकाशी की यमुना वैली हो, यमुनोत्री धाम को जाने वाला रूट हो, वहाँ पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया इस बात को लेकर कि जो इसमें तमाम जो पेंच लगा दिए गए हैं कि आपको दो साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके चलते चारधाम यात्रियों को दिक्कत आ रही है और यात्री समय पर धामों पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। यही कारण है कि 18 सितंबर से जब से यात्रा शुरू हुई, पिछले 10 दिनों में कल तक 20,000 यात्री चारधाम यात्रा पर पहुंचे थे और 15 अक्टूबर तक, जब तक बुकिंग पूरी हो चुकी है, करीब 70,000 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है धामों में आने के लिए। लेकिन इतने यात्री तब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके पीछे यही बड़ा एक कारण। अच्छा सुनील, एक बात बताइए। सुनील, एक बात बताइए, जिस तरह से आपने बिल्कुल सुनील एक बात बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के बावजूद नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वहां पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि दो पोर्टल पे रजिस्ट्रेट करवाना पड़ता है अपने आप को, ई पास की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे में अब हम क्या माने? जो आगे इन सब बातों को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें क्या ऐसा है कि ऑन द स्पॉट आप पहुंचे और वहां पर ही ई पास इशू हो, जिससे कि यात्रियों की समस्याएं थोड़ी सी कम हो? क्या इस पर विचार किया जा रहा है? बिल्कुल, सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि अगर जिन यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनकी जगह उन यात्रियों को, ये जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिए गए हैं कि जो यात्री सपोज कोई किसी यात्री को केदारनाथ जाना है लेकिन वो रुद्रप्रयाग पहुंच चुका है, उसके पास ई पास नहीं है, तो वहाँ पर व्यवस्था दी गई है कि डीएम को ये अधिकार होगा कि वो ई पास जारी करे। लेकिन यहाँ पर भी ये दिक्कत आ रही है कि लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है, कभी पोर्टल नहीं खुल रहा है, सर्वर डाउन की समस्या आ रही है। इसके चलते जो यात्री अपना टूर फिक्स करके आए हैं कि उनको चार दिनों में चारों धाम की यात्रा करनी है या हफ्ते भर में चारों धाम की यात्रा करनी पड़ी है, उनका पूरा शेड्यूल जो है वो गड़बड़ा जा रहा है। इसके चलते यात्रियों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार का कहना है कि वो इस दिशा में विचार कर रही है। कल भी इस पर
बैठक हुई शासन में, और सरकार का कहना है कि वो हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करेगी कि जो यात्रियों की जो संख्या एक फिक्स कर दी गई है कि 1000 यात्री बद्रीनाथ जाएंगे, 800 यात्री केदारनाथ जाएंगे, 600 यात्री गंगोत्री, 400 यात्री यमुनोत्री, तो सरकार का कहना है कि वो कोर्ट से डिमांड करेगी कि यात्रियों की जो ये संख्या है इसको बढ़ा दिया जाए चारों धामों के लिए, ताकि जो यात्रा है तो बड़ी संख्या में जो यात्री आ रहे हैं उनको बैरंग वापस न लौटाना पड़े। क्योंकि लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि यात्री गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों से उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब ई पास उनको नहीं मिल पा रहा है या उनका शेड्यूल यात्रा का गड़बड़ा बिल्कुल, तो जाए, एक व्यवस्था बनाई गई थी और वही व्यवस्था अब यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत लेकर आ रही है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि इस ओर कदम आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। लेकिन व्यवस्था यात्रियों के लिए, इसलिए सरकार को सोचना होगा कि व्यवस्थित की जाए और यात्रियों को अगर वो चारधाम घूमने आते हैं तो फिर उनका दर्शन पूजन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन इसमें श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी गई है। साथ ही ई पास भी बेहद जरूरी है। अब इसके विरोध में केदार घाटी के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। गुप्त काशी, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ समेत सभी बाजार बंद रखे गए और केदारनाथ के साथ ही सोनप्रयाग में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि ई पास खत्म किया जाए और लोगों की संख्या से लिमिट हटाई जाए। और सीएम पुष्कर धामी की बात करें तो आज सीएम मेगा स्वरोजगार कैंप का शुभारंभ करने वाले हैं। कैंप में स्वरोजगार से जुड़े अलग अलग विभाग अपने कैंप लगाएंगे। वहीं आज सीएम पुष्कर धामी हरिद्वार भी जाएंगे, जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वर्कशॉप में शामिल होंगे। और उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत कर दी है। सीएम ने कहा कि टूरिज्म को लेकर सरकार गंभीर है और लगातार इस क्षेत्र में काम भी कर रही है। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जल्द लोग देहरादून शहर से एयरपोर्ट 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। सीएम ने बताया कि डोईवाला से ऋषिकेश तक एलिवेटेड रूट तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्कीम से जुड़ा कोई भी प्रपोजल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगा, बल्कि उसका अप्रूवल अब टूरिज्म डिपार्टमेंट ही कर सकेगा। यानी वीर चंद सिंह गढ़वाली जैसी अलग अलग स्कीम के लिए अब आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य में टूरिज्म फैसिलिटी और इन्वेस्टमेंट सेल बनाया जाएगा। नवंबर में रामनगर में साहसिक निवेश सम्मेलन किया जाएगा ताकि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं खेल विभाग का पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण संस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट को सौंपा जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट में इसको टूरिज्म विंग का भी बनाई जाएगी। और देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई। 5 राज्यों के चुनाव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ जीत का संकल्प इसमें लिया गया। साथ ही कई प्रस्ताव पास भी किए गए। इस मीटिंग में महिलाओं को हर वर्ग में प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया गया और तय किया गया कि महिला मोर्चा बूथ तक अपनी पहुंच तय करेगा। आजादी की लड़ाई में शामिल 75 अनसंग महिलाओं की याद में 75 जगहों पर रैलियां निकालने का भी फैसला लिया गया। इस बैठक में बीएल संतोष के साथ ही जेपी नड्डा ने भी अपने विचार रखे। और बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को सोमवार को मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति में गुस्सा आ गया। वजह थी मीटिंग शुरू होने के बाद भी कई पदाधिकारी वक्त पर नहीं पहुंचना। दुष्यंत गौतम ने डायस पर आकर करीब 10 मिनट तक अनुशासन को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा स्रोत कहते हो, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले किसी ने उनके चित्र पर दीपक नहीं जलाया, फूल माला भी नहीं बदली, आधा घंटा देरी से लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने पदाधिकारी बनने को चक्कर काटे होंगे, लेकिन खुद आंकलन कीजिए कि क्या आप इस लायक हैं। आपका क्या अध्यक्ष अगर 9:30 बजे मंच पे आता है तो 9:15 बजे रिसीव करना, उसको लाना आपका फर्ज बनता है, जिसका भी है। क्या आपने वो दायित्व निभाया है? खाली पद लेने तक ही है। पद लेने तक तो आप सब अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, पदाधिकारी सब घूमते रहे अध्यक्ष के पीछे। आज अध्यक्ष को छोड़। और इस वक्त रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्य समिति में हिस्सा ले सकते हैं। तो कार्य समिति की आज बैठक है जिसमें पुष्कर धामी पहुंचने वाले। हम आपको बता दें, बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें दुष्यंत गौतम, मदन कौशिक शामिल होंगे।
वहीं 2 अक्टूबर को लेकर कांग्रेस का नया कार्यक्रम आया है। इस बार 2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता दलित गांव और बस्ती में बिताएंगे। रात में वहीं रुकेंगे, वहीं दलित परिवार में ही भोजन करेंगे, तिरंगा फहराएंगे, चौपाल लगाएंगे, न्याय पंचायत के महत्वपूर्ण लोगों को सम्मानित भी करेंगे। इसमें पूर्व सैनिक भी शामिल होंगे। इस प्रोग्राम के तहत पूर्व सीएम हरीश रावत जहां कोटद्वार के नजदीक किसी गांव में रुकेंगे, वहीं अध्यक्ष गणेश गोदियाल थली सैंड के सेंजी गांव में रुकेंगे। और देहरादून से खबर लेते हैं। यहाँ के पुरोला से विधायक राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा दिया। स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। राजकुमार कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद दल बदल कानून के तहत कांग्रेस ने स्पीकर से राजकुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी और इस वजह से अब उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। और गया सैंड को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर प्रवीण सिंह काशी जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आश्वासन पर काशी ने आंदोलन खत्म कर दिया। प्रवीण सिंह पहले पुरसाड़ी जेल में और फिर 9 दिन से अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रवीण सिंह से मिलने आज गणेश गोदियाल खुद पहुंचे और उनके साथ केदारनाथ विधायक मनोज रावत, पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी भी थे। कांग्रेस की सरकार आने पर स्थायी राजधानी बनाने का भरोसा दिया, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया। और 2022 के विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। एक तरफ बतौर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को प्रदेश की 70 विधानसभाओं पर संगठन को मजबूती देना है, वहीं हरिद्वार सीट पर बीजेपी के ही कुछ नेता टिकट की दावेदारी के लिए अब तैयार दिखाई दे रहे हैं। राज्य गठन के बाद से अब तक हरिद्वार नगर विधानसभा सीट पर मदन कौशिक लगातार जीतते चले आ रहे हैं। मदन कौशिक अब तक 4 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार मदन कौशिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस बार हरिद्वार में मदन कौशिक गुट के ही कुछ बीजेपी नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अभी खुलकर कुछ भी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान में बीजेपी नेता कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़कर एक सीट पर सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष संगठन के मुखिया के नाते पूरा दायित्व निभा रहे होते हैं, तो ऐसे में अपनी एक सीट पर उनको सीमित होकर ध्यान दे पाना, फोकस कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता। पार्टी क्या निर्णय लेगी, किसको टिकट देगी, ये विषय उस समय का होगा और निश्चित रूप से जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर जाएगा। हालांकि मदन कौशिक आगामी विधानसभा चुनाव को अपने लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानते थे, जबकि बीजेपी में टिकट की खींचतान पर कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल जी अध्यक्ष रहते हुए बड़े मार्जिन से जीते थे, भगत सिंह कोश्यारी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बड़े मार्जिन से जीते थे। ऐसा राजनीति में संतुलन बिठाना ये एक सामान्य बात है। और उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में पुलिस मेले का आयोजन किया जा रहा है। 2 से 3 दिन तक चलने वाले इस मेले के जरिए पुलिस बॉर्डर के गांव में अपनी सक्रियता बढ़ाएगी। उत्तराखंड की सीमाएं अपने पड़ोसी देशों चीन और नेपाल से मिलती हैं। इन सीमाओं पर सुरक्षा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सीमांत गांवों में अब पुलिस भी अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही है। हर्षल, नीति और व्यास वैली में करीब 18 से 20 गांव हैं, जो आज भी विकास की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े हैं। और इसी के तहत राज्य पुलिस अक्टूबर में इन गांव में 2 से 3 दिन तक मेलों का आयोजन करेगी। इन मेलों से पुलिस पहाड़ की संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। उनमें पुलिस द्वारा जो है विकास महोत्सव आयोजित किए जाए, तो वो हमने आयोजित करने के निर्देश दे दिए हैं। शुरुआती दौर में 3 करेंगे, 1 कुमाऊं में, 2 गढ़वाल साइड में। उत्तराखंड में बॉर्डर से लगे गांव एक तरह से देश के लिए प्रहरी का भी काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर सीमांत क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की भी चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा सैन्य बलों के साथ ही अब लोकल पुलिस भी इन क्षेत्रों में अपना दखल बढ़ाने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। सोमवार को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ में हॉट एयर बलून उड़ाया गया। एडवेंचर लवर्स एसोसिएशन ने सैलानियों के लिए एयर बलून्स की सुविधा मुहैया कराई।
स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों ने हॉट एयर बलून्स का जमकर आनंद लिया। एयर बलून्स की मदद से सैलानियों को 200 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा रहा था। साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन को प्रशासन ने भी सहयोग दिया है। हम लोग एडवेंचर लवर्स की तरफ से ये कार्यक्रम कर रहे हैं बैलूनिंग का। 3 से 5 दिन तक हम लोग एक कार्यक्रम कराएंगे। तो इनका एक अच्छा सराहनीय युवाओं का एक अच्छा प्रयास है और जिससे हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में भी इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और देश की टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाले मनोज सरकार का रामनगर में सम्मान किया गया। हम आपको बता दें, सवालदे के एक रिजॉर्ट ने अर्जुन पुरस्कार विजेता इस खिलाड़ी का सम्मान किया, जहां पर स्कूली बच्चे भी उन्हें अपने बीच पाकर बेहद खुश थे। मनोज सरकार अब 2024 में गोल्ड मेडल को अपना टारगेट बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी मां और बहन की प्रेरणा से इस मुकाम को हासिल कर पाए। जो मेरी बहनें हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट करा शुरू से ही, तो इनके इंस्पिरेशन से ही आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, क्योंकि फैमिली हमारी बहुत मिडिल क्लास से भी लो में थी, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का इतना प्यार और इतना ज़्यादा विश्वास था कि तुम कुछ कर सकते हो। आसपास के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे, और उनको हमने बुलाया स्पेशली यहाँ पर कि उनको थोड़ा इनसे प्रेरणा मिले। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जाएगा।